स्टूडेंट, मैं रेणु द्विवेदी आरडी क्रिएशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोक भारती पुस्तक की कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की कविता क्रमांक 4 छापा के बारे में पढ़ेंगे। तो छापा यानी जैसे हमें पता है रेड, जो भी आयकर विभाग के अधिकारी होते हैं, जो भी पैसे बचाते हैं या टैक्स नहीं भरते हैं या इलीगल तरीके से संपत्ति को जमा करते हैं, उन पर आयकर के अधिकारी जो है वो छापा करते हैं। ठीक है, चाहे उनके कार्यालय में हो या उनके घरों में हो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो कवि है ओम प्रकाश आदित्य जी ने, उन्होंने बड़े हास्य व्यंग्यात्मक तरीके से इस छापा कविता के माध्यम से कवियों के घर की गरीबी अभावों को दर्शाया है। और जिन शब्दों का जो अफसर है, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, उन्हीं शब्दों के दूसरे अर्थ में जो साहित्यिक भाषा में उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हीं शब्दों के माध्यम से वो किस प्रकार से उन शब्दों के माध्यम से अपनी बातें पहुंचाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए इस हास्य व्यंग्यात्मक कविता के बारे में हम पढ़ते हैं, जिन्हें लिखा है ओम प्रकाश आदित्य जी ने। अब पहली पंक्ति में ओम प्रकाश आदित्य जी क्या कहना चाह रहे हैं, उसे हम पढ़ते हैं। देखिए, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार दूसरे के कार्यालयों में या दूसरों के घरों में छापा पड़ता है, ठीक उसी प्रकार एक दिन मेरे भी घर में छापा पड़ा और अफसर आए, यानी कि जो भी आयकर के अफसर है वो आए और ऐसे छोटा मोटा छापा नहीं पड़ा, बहुत बड़े पैमाने पर छापा पड़ा। दूसरी पंक्ति देखिए, वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। अब क्या कहते हैं कि अधिकारीगण आए और उन्होंने मुझसे कहा, मेरे घर के अंदर प्रवेश किया उन्होंने और मुझसे पूछा, ये बताओ सोना कहाँ है। यानी अधिकारियों ने किस उद्देश्य से सोने का अर्थ कहा कि गोल्ड, कि सोना कहाँ है। अब कवि ने उस सोने का दूसरे अर्थ में क्या अर्थ निकाला और उसका प्रयोग किस प्रकार से किया, उसके बारे में हम देखते हैं। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। अब कवि ने क्या कहा कि सोना वो तो मेरी आंखों में है और मैं कई रातों से सोया भी नहीं हूं। अगली पंक्ति देखिए, वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। अब जो अधिकारीगण है वो क्रोधित हो गए और कहते हैं कि ये बताओ स्वर्ण कहाँ है। स्वर्ण का अर्थ क्या होता है, गोल्ड अर्थात कि सोना। तो वो कहते हैं कि ये बताओ स्वर्ण कहाँ है, स्वर्ण। तब कवि ने क्या कहा, देखिए, मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दूं। अब कवि ने क्या कहा कि स्वर्ण, अर्थात कि उन्होंने स्वर्ण कहा सोना और कवि ने उसे सुवर्ण कहा, यानी कि सुंदर अक्षर। तो वो कह रहे हैं सुवर्ण उन्हें मैं कैसे दे दूं, वो तो मैंने अपनी कबीर दिया है। देखिए अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, वे झुंझुला कर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अब जब कवि की बातें उन्हें जो है वो दूसरे उद्देश्य से लगने लगी, तो वो और भी ज्यादा उद्भ्रांत हो गए, और भी ज्यादा क्रोधित हो गए और अधिकारियों ने कवि से कहा, क्या तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारे द्वारा इलीगल तरीके से यानी अनाधिकृत रूप से जो तुमने अर्थ कमाया है, संपत्ति कमाई है, वो हमें चाहिए। अब कवि ने अर्थ का दूसरा अर्थ क्या निकाला कि कवि ने जो अफसरों ने अर्थ है बोला वो संपत्ति के उद्देश्य से बोला, और कवि ने जो अर्थ बोला वो मीनिंग अर्थात कि उसका जो अर्थ होता है उसके उद्देश्य से बोला। देखिए, मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। और कवि ने क्या कहा कि अर्थ तुम्हें चाहिए, वो तो मैंने जो नई कविताएं बनाई है उसमें तुम ढूंढ सकते हो, उसमें तुम्हें मिल जाएगा। अगली पंक्ति देखिए, वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। अब अफसर और ज्यादा क्रोधित होने लग गए। उन्होंने क्या कहा, वो कड़क कर और भी ज्यादा क्रोधित होकर क्या कहते हैं कि ये बताओ तुम्हारी चांदी कहाँ है। तो कवि क्या कहते हैं, मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। और कवि क्या कहते हैं कि चांदी वो तो मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है, आप देख सकते हो। यानी अफसरों ने चांदी अर्थात संपत्ति के उद्देश्य से बोला, धातु के उद्देश्य से बोला, किंतु कवि ने चांदी जो है बालों की सफेदी के उद्देश्य से बोलने का प्रयास किया। अगली पंक्ति, वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। अब जो अफसर है वो क्रोधित होते हुए जा रहे थे, उद्भ्रांत होकर उन्होंने क्या कहा, ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। नोट का अर्थ भी संपत्ति से तात्पर्य है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। अब कवि क्या कहते हैं, परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूंगा। अब क्या कहते हैं कवि कि नोट वो तो मैं परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूंगा, यानी
नोट जो है संपत्ति में आ गया। अफसरों ने जो है नोट को संपत्ति के अर्थ से बोला, किंतु कवि ने उसे नोट्स, जो भी हम परीक्षा से पहले जो भी हम अपने शॉर्ट में जो भी परीक्षा की तैयारी के लिए नोट्स का निर्माण करते हैं, उस उद्देश्य से कहा। अगली पंक्ति, वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। अब उन्होंने क्या कहा, अफसर ने क्या कहा कवि से कि ये नहीं, हमारा उद्देश्य आपकी मुद्रा से है। मुद्रा अर्थात भी संपत्ति, पैसों से है। तब कवि ने क्या कहा, देखिए, मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिएगा। अब जब अफसरों ने उनसे कहा कि हमारा उद्देश्य आपकी मुद्रा से है, हम आपसे मुद्रा के बारे में पूछ रहे हैं, तब कवि क्या कहते हैं, उन्होंने लरज कर बोला, उन्होंने उसे इस चीज को समझते हुए बोला, क्या बोला कि मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख सकते हैं। यानी अफसरों ने मुद्रा का तात्पर्य क्या कहा, संपत्ति, और कवि ने उस मुद्रा का आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते उस उद्देश्य से उसका प्रयोग किया। अगली पंक्ति देखिए, वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुसे। अब अफसर जो है कुछ देर तक कुछ सोच रहे थे, वहीं खड़े खड़े वो कुछ सोचने लगे और फिर सीधे जो कवि का शयन कक्ष था यानी जो बेडरूम था उस रूम में वो घुस जाते हैं। अगली पंक्ति, और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी हुई अलमारी को खोला और जब वो कवि के शयन कक्ष में घुसे यानी उनके बेडरूम में घुसे तो जो तकिया पहले से ही फटा है उसकी और रुई को भी नोचने लग गए। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने अभावों को दर्शाया है कि इस प्रकार का अभाव मेरे घर में था, फिर भी वो जो आयकर के अधिकारी है उस चीज से परहेज नहीं करते हैं। यानी फिर भी फटे हुए तकिए की रुई को भी निकाल कर वो देखते हैं कहीं संपत्ति उसके अंदर तो नहीं है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने अभाव को बात बताया है। क्या कह रहे हैं कि जब वो कुछ देर तक वो खड़े रहे और उसके बाद वो मेरे शयन कक्ष में घुसे और वहां पर जो पहले से ही तकिया फटा है उस तकिया की क्या है रुई को भी वो निकाल कर देखने लगे। इसके साथ ही साथ जो अलमारी पहले से टूटी है उस अलमारी को भी देखने लगे कि कहीं संपत्ति इसके अंदर तो नहीं है। अगली पंक्ति में देखिए, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। अब क्या हुआ, यहाँ तक कि रसोई में जो बर्तन रखे हुए थे, रसोई में जो कनस्तर रखे हुए थे उन्हें भी देख डाला। इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या देखा, बच्चों की गुल्लक भी देख डाली, पर गुल्लक में भी कुछ पैसे नहीं मिले और उन्हें मिला भी तो बस एक ही तत्व मिला, वो जो था वो शून्य था। यानी कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्त्रों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। यानी जिस भी चीज को अधिकारीगण देख रहे थे उन्हें बस एक ही चीज प्राप्त हो रही थी, वो था शून्य। यानी कुछ भी उन्हें मिल नहीं रहा था, उन्हें सिर्फ एक शून्य ब्रह्मांड ही मिला। सभी चीजें उन्होंने खोल डाली, तकियों की रुई भी नोचने लगे, टूटी अलमारी को भी देख डाला, इसके साथ ही साथ जो भी कनस्तर थे, जो बर्तन थे उसे भी देख डाला, इसके साथ ही साथ बच्चों की जो गुल्लक थी उसे भी देखा, किंतु सब में उन्हें एक ही तत्व मिला, वो था शून्य। कनस्त्रों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। अब वो क्या कहते हैं कि मेरे घर का ऐसा अरण्यकांड देखकर, यानी मेरे घर की ऐसी अस्त व्यस्तता को देखकर जो चेहरा उनका पहले खिला हुआ था अब वो धीरे धीरे मुरझाने लग गया। पंक्ति में देखिए क्या कह रहे हैं, उनके बीच सूचे हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। अब क्या हुआ, जब वो देखते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो जिस रौद्र के भाव से वो आए थे, जिस क्रोध के भाव से वो आए थे, धीरे धीरे जो वो रौद्र रस है, जो क्रोध है, वो नष्ट हो गया था और उसकी जगह करुण रस समा गया था, क्योंकि उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। और अधिकारीगण क्या हुए, उन्होंने कवि से क्षमा मांगते हुए क्या कहते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी थी, इसी वजह से हम आपके घर आ गए थे। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए। अब क्या हुआ, जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य उनका पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे यहाँ अर्थात कवि कह रहे हैं कि मेरे यहाँ उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ और जो भी क्रोध था अब वो करुणा के भाव में बदल गया और वो सिर झुकाकर वहां से वापस जब जाने लगे तब कवि उनसे क्या कहते हैं कि जरा ठहरिए, मेरी एक बात सुनिए। देखिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है
तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। अब कवि क्या कहते हैं, नहीं नहीं रुकिए, आप ठहरिए, ज्यादा सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। ठीक है, क्या कहते हैं कि जब अगर मेरे यहाँ अधिक संपत्ति होती तो आप ये लेके चले जाते, पर जब आपने देखा कि मेरे यहाँ कुछ भी संपत्ति नहीं है, कुछ भी धन नहीं है, तो आप मुझे कुछ थोड़ा देते ही जाइए। अगली पंक्ति में देखिए क्या करे हैं, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। अब कवि क्या कह रहे हैं, जिनके यहाँ सोने चांदी के सोफे होते हैं, जिनके यहाँ अधिक संपत्ति होते हैं, वो तो आप लेके चले जाते हैं, किंतु बहुत अच्छी बात, निकलवा लीजिए। हाँ, उनके अगर सोने चांदी के सोफे है तो आप निकलवा लीजिए, कोई बात नहीं, निकलवाना भी चाहिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। जिनके यहाँ सोने चांदी के सोफे होते हैं वो तो आप निकलवा लेते हो, किंतु जिसके यहाँ कुछ नहीं होता, कम से कम उसके यहाँ एक लकड़ी का तख्त तो डलवा दीजिए। यानी इस प्रकार से कवि ने अपने भावों के बारे में बताया है कि अपने अभाव, उनके घर की किस प्रकार के अभाव है, उनके घर की किस प्रकार से दशा है, और किस प्रकार से जो अफसर है, किस प्रकार से आयकर जो विभागों के अधिकारी है वो आते हैं और उनके घर में किस प्रकार का छापा पड़ता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। जो भी मेरे चैनल पे, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट